वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी टेट क्लासेस। आज हम एचपी टेट नॉन मेडिकल का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, इसको हम हिंदी में समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टीचर है जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मानता है, यानी कि इनका मानना है कि किसी बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी सोसाइटी और उसका कल्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो सोसाइटी और कल्चर के बारे में किसने काम किया था? वो किया था वाइगोस्की ने। किसने किया था? वाइगोस्की ने। किसने? वाइगोस्की ने किया था। किसने किया था? वाइगोस्की ने। वाइगोस्की को हम बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्या बोलते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, इसने जो मेन टर्म में दी थी वो दी थी, एक होता है ZPD, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एक होता है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा जानता है वो आपसे क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक आपसे ज़्यादा उम्र का हो, वो जनरल नहीं है। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। और ZPD क्या होता है? एक दायरा होता है जहाँ तक इंसान किसी की सहायता सीख सकता है। जैसे कोई टीचर उसको सिखाएगा तब सीख लेगा, या मान लो कोई इसको जहाँ तक उसकी डेवलपमेंट हो सकती है वो क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा आता है स्कैप फोल्डिंग कंसेप्ट आता है। क्या आता है? एक स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम मचान। इसको बोलते हैं हम टेम्परेरी हेल्प। जब हम किसी को किसी चीज़ में सीखने में टेम्परेरी हेल्प देते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्कैप फोल्डिंग। मान लो एक बच्चा है जो क्वेश्चन कर रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो टीचर उसको बता रहा है कि बेटा ऐसे नहीं, अगर ऐसे ट्राई करेगा तो आंसर निकल जाएगा, तो वो उसको कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आया है कि अगर एक आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो तो बताओ कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे बच्चे को असेस करने के लिए। तो सोसाइटी और कल्चर कहाँ आएगा? जहाँ आप मल्टीपल बच्चों को एक प्रोजेक्ट देंगे, इसको बोलते हैं हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप क्या करें, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे बच्चों को कोई क्या दे दिया, एक काम दे दिए कि ये मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे मान लो आपको दे दिया कि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बनाओ, तो आपने मान लो 5 बच्चों को एक साथ दे दिया। अब 5 बच्चों दे दिया तो 5 बच्चों का सोसाइटी अलग होगी, कल्चर अलग होगा, तो वो अलग तरह से सोचेंगे और उसका एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? सोशल कल्चर क्या बोलता है कि बच्चे को कोलैबोरेशन सिखाओ, ग्रुप बना के सिखाओ, वो बोलता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में ये नहीं बोलता है, फैक्ट बेस्ड भी नहीं बोलता है, ऑब्जेक्टिव और MCQ भी नहीं बोलता है। आगे पूछा है द वे वी परसीव आवर सेल्फ, यानी कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं, कि मुझे क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, वो क्या होता है? हमारा सेल्फ कंसेप्ट, कि हमें अपने बारे में अपना कंसेप्ट पता है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। ठीक है, वो हमारा होता है सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्फ कंसेप्ट। अब सेल्फ एफिकेसी क्या होती है और सेल्फ एस्टीम क्या होता है और सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि आपकी सेल्फ एफिकेसी हमेशा हाई रहनी चाहिए। सेल्फ एफिकेसी मतलब किसी काम को करने के बाद प्रति कितने आप समर्पित हैं। अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी, मैं कर सकता हूं, तो आप उस काम को कर लेंगे, और आपको अगर सेल्फ एफिकेसी लो होगी तो आप उस काम को नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपको एचपी टेट की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आपका प्रेपरेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मान लो बड़ी बार क्या हो जाती है, विफलता मिल जाती है, तो आप उस काम को करना क्या करेंगे? कम कर देंगे। यानी कि आपकी सेल्फ एफिकेसी आपकी होगी कि मेरे से नहीं होगा यार, मैं तो बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ या ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो वो क्या होगी? आपकी सेल्फ एफिकेसी क्या होगी? लो। जब आपने सोचा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो वो आपकी क्या होगी? सेल्फ एफिकेसी हाई होगी। तो आपने हमेशा क्या रहनी? सेल्फ एफिकेसी को हाई रखना है। दूसरा होता है सेल्फ एस्टीम, यानी कि जब आपकी बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है इंसान के अंदर कि मैं कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है कहीं भी। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि अपने आप को रेगुलेट कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको शराब की आदत पड़ी हुई है, आप उसको
ख़त्म करने के लिए अपने आप को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। मान लो आपने टीजीटी नॉन मेडिकल टीजीटी का कमीशन देना है, टीजीटी का कमीशन देना है, तो आपने अपने आपको कैसे ढाला हुआ है, कैसे रेगुलेट किया है कि मैं इतने बजे ये पढ़ूंगी, इतने बजे ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर मैं एमसीक्यू लगाऊंगी। तो ये क्या है, अपने आप को रेगुलेट करना कि मैं ये काम करूंगा और ये काम नहीं करूंगा। जैसे मान लो आपने रेगुलेट कर लिया कि मैं फ़ोन को कम से कम यूज़ करूंगा, तो वो क्या होगी, वो होता है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बड़ी बार आता है। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे वो थे, जीन पियाजे तो थे, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्ट्रोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, जेनेटिक एपिस्ट्रोमोलॉजी, एपिस्ट्रोमोलॉजी क्या बोलते हैं, जेनेटिक एपिस्ट्रोमोलॉजी, इसके फादर भी इन्हीं को बोलते हैं। अब पियाजे जो थे वो क्या थे, ये थे क्या बोलते हैं, जो वाइगोस्की थे वो थे सोशल कंट्रीट। ये मानते थे कि बच्चे को आप नेचर में छोड़ दो, किसमें छोड़ दो, नेचर में छोड़ दो, यानी कि आप इन्वायरमेंट में छोड़ दो, नेचर में छोड़ दो, नेचर उसको सिखा देता है। तो देखो यहाँ दिया है एक्टिव, आप बोले पियाजे के अनुसार बच्चे को कैसे सिखाओगे, तो आप बच्चे को एक्टिव एक्सप्लोरेशन करो बाय द इन्वायरमेंट, यानी कि आप बच्चे को इन्वायरमेंट में छोड़ दो, बच्चा अपने आप सीख देगा। ठीक है, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट वो हम अलग थ्योरी में पढ़ते हैं, वो लर्निंग की थ्योरी होती है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट बाय टीचर वो आपको स्किनर की थ्योरी में होता है। ठीक है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है। ठीक है, तो पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है। पियाजे के आपको स्टेजेस याद होने चाहिए, पियाजे के बारे में मैक्सिमम पता होना चाहिए। पियाजे की पहली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम सेंसरी मोटर, जिसका टाइम होता है 0 से 2 साल। दूसरी होती है सेंसरी होती है प्री ऑपरेशनल, उसका टाइम होता है 2 से लेके 6 साल। तीसरी होती है कंक्रीट ऑपरेशनल, क्या होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल, वो होती है 7 से लेके 12 साल। और चौथी होती है फॉर्मल का टाइम पीरियड कितना होता है, 12+। ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। आगे पूछा है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल होता है। जब आप मान लो कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम मोटिवेशन देते हो, उससे आप क्या करते हो, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, मोटिवेट करेंगे कि नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन लाएंगे, तो उससे क्या होता है, मेमोरी शार्प नहीं होती है, लर्निंग भी नहीं होती है। आप यहाँ से क्या होता है, इंटरेस्ट होता है लर्निंग में, क्या बन जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, अगर हम आपको मोटिवेट करेंगे आप कर सकते हैं, तो आपके अंदर क्या जाएगा, एक इंटरेस्ट बन जाता है। देखो आगे क्वेश्चन आया है द ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ फाउंड होता है, तो वो होता है सेंसरी मोटर में। अब प्री ऑपरेशनल में क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। सेंसरी मोटर के 4 पॉइंट और लिख लो साथ में। सेंसरी मोटर में अब बच्चा क्या कर देता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है, क्या करता है, इमिटेशन करता है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि इमिटेशन कहाँ करता है, इसमें कर रहा है। सेंसरी मोटर में बच्चा सेंसिस का यूज़ करके सीखता है। ठीक है, और दूसरा आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आगे पूछा है प्री ऑपरेशनल मतलब इस स्टेज में बच्चा, अभी बताया मैंने कितना टाइम होता है, 2 से 6 साल में। ठीक है, 2 से 6 साल तक के बीच का बच्चा होता है। तो इस टाइम पे बच्चे के अंदर क्या होता है, एक होता है एनिमिज्म, जो बहुत बार पेपर में आता है। एनिमिज्म का मतलब होता है बच्चा सोचता है हर चीज़ में जान है। ऐसे उसको कोई लकड़ी से मार लग जाएगी तो वो क्या करेगा, सोचेगा इसको ही मार दो तो हिसाब बराबर। तो वो क्या होता है, एनिमिज्म। लड़की होती है वो क्या करती है, अपने साथ में डोल को सुलाती है और उसको साथ में चादर डालती है कि उसको लगता है कि उसको क्या लग रहा है, ठंड लग रही है, तो वो क्या होता है, एनिमिज्म होता है। ठीक है, इसी को एक होता है सेंट्रेशन बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि बच्चे को अगर मान लो आपने 5 रुपये खुले दिए और 5 रुपये का नोट दिया, तो बच्चा क्या करेगा, खुले पैसे लेगा। उसको लगता है कि 5 रुपये के खुले पैसे जो है वो ज़्यादा हैं, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन। यानी कि उसके दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं होता है कि बराबर होता है। अब कंक्रीट में क्या आता है, एनिमिज्म के बाद एक आता है इरिवर्सिबिलिटी, ये भी इसी में आती है प्री ऑपरेशनल में। इरिवर्सिबिलिटी क्या आती है, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो थिंकिंग नहीं कर सकता। जैसे मान लो उस थ्योरी में क्या हुआ था, बच्चे को प्रैक्टिकल कर रहा था, उसने क्या किया, बच्चे को बोला कि बेटा मैंने आपको स्कूल से घर से क्या कर दिया, स्कूल भेज दिया, अब आप स्कूल से घर आ जाना। तो बच्चा क्या बोलता है, पापा मुझे घर से स्कूल आने का रास्ता पता है लेकिन स्कूल से घर आने का रास्ता पता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि रास्ता सेम होता है, उसको ये कंसेप्ट आता ही नहीं है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी।
कंक्रीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है? चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली, चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली, बिगेन टू थिंक लॉजिकली, कि बच्चा कहाँ यहाँ पर क्या करता है? लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। दूसरा आपके क्वेश्चन आता है यहाँ पर कंजर्वेशन, यहाँ पर कंजर्वेशन आ जाएगी, यानी कि बच्चा समझ जाएगा। अगर आप उसको 10 रुपये का नोट देंगे और 10 रुपये का सिक्का देंगे तो वो नोट ही लेगा, क्योंकि उसको लग जाता है पता है कि ये चीज़ बराबर ही होती है। फॉर्मल में सबसे ज़्यादा आता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? हाइपोथेटिक मतलब होता है कि आप अनुमान लगाना, जब आप अनुमान लगाने लग पड़ते हो तो वो क्या होती है? हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग। दूसरी होती है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप बच्चे को क्या कर रहे हैं? अब्स्ट्रैक्ट यानी कि किसी चीज़ को विजुलाइज करने लग पड़ता है बच्चा, पहले विजुलाइज नहीं कर पाता है, अब यहाँ पर क्या करता है? वो विजुअलाइजेशन कर लेता है। आगे पूछा है एजुकेशन के 3 पोल कौन से होते हैं? एजुकेशन के 3 पोल होते हैं। एक होता है टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट को कई बार लर्नर भी लिखा होता है, एक ही बात है। और तीसरा होता है कंटेंट, कंटेंट को कई बार करिकुलम भी लिखा होता है। तो कंटेंट हो चाहे करिकुलम हो, एक ही बात होती है। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। आगे पूछा है ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, तो वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है? ये स्ट्रक्चरलिज्म से या बिलोंग करता है। किससे? स्ट्रक्चरलिज्म से। फिर क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, ये दिया किसने है? ये दिया है विलियम वुंट ने। फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? इंट्रोस्पेक्शन को बना क्यों किया गया? क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर है। क्या है ये? सब्जेक्टिव इन नेचर है। यहाँ से बड़ी बार क्वेश्चन आता है। केस स्टडी किसके लिए यूज़ करते हैं? याद रखना, जब हम बच्चे की क्या करें, सिर्फ सिंगल बच्चे की, मान लो एक क्या करते हैं आप, जब मान लो एक बच्चा है जो मान लो उसका कोई प्रॉब्लम है उसको, तो हम उसके लिए केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी किसके लिए करते हैं? हम इंडिविजुअल की स्टडी करने के लिए। पेपर में आता है इंडिविजुअल की स्टडी के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो? तो वो हम करते हैं केस स्टडी। क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन जो प्रोसेस होती है उसमें होता है कंट्रोल्ड कंडीशन। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है ये। दूसरा क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशन मेथड कहाँ होता है? ये नेचुरल कंडीशन में होता है। ये क्वेश्चन है पैट जो पेपर में सीधे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे पूछा है फ्रूड के अनुसार किसी इंसान के बिहेवियर का मेन कारण क्या होता है? किसी इंसान के बिहेवियर का मेन कारण क्या होता है? उनका मानना था कि इनका जो मेन कारण होता है वो होता है अनकॉन्शियस। इन्होंने बोला था कि इंसान का 90% पार्ट क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है। तो अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो अगर उसके अनकॉन्शियस माइंड को आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो आपने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, ये याद रखना है। फ्री विल में हम किस में स्टडी करते हैं? ह्यूमनिज्म में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है बड़ी बार पेपर में, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। ह्यूमनिज्म के फादर कौन है? अब्राहिम मैस्लो। कौन है? अब्राहिम मैस्लो। इसने जो थ्योरी दी थी इसको बोलते हैं हम हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। किसको बोलते हैं? हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब जो अनकॉन्शियस माइंड है तो क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि इंसान का जो माइंड होता है वो आइसबर्ग की तरह होता है? आइसबर्ग की तरह किसने कहा था? वो भी इन्होंने कहा था, फ्रूड ने कहा था। याद रखना, किसने कहा था? फ्रूड ने। इसने बताया जो हमारा मैक्सिमम पार्ट होता है वो आइसबर्ग, जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ पानी में डूबती है, तो बर्फ का जो निचला हिस्सा होता है वो अनकॉन्शियस होता है, जो ऊपर होता है वो कॉन्शियस होता है। ये बताया था। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 4 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो वो है मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रेशन। कौन से हैं? ये 3 हैं। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होती है? हम पहले हमारी मैच्योरिटी होती है तभी हम कुछ सीख पाते हैं, यानी कि हमारा माइंड इतना डेवलप हो जाएगा। मान लो आप पर माइंड डेवलप हो गया कि मैं 5वीं क्लास तक सीख सकता हूँ, तो आप 5वीं क्लास का तभी सीख पाएंगे तब आपका मैच्योर होगा माइंड 5वीं तक। ठीक है, एक्सपीरियंस से भी सीखता है, सोशल ट्रांसमिशन से भी सीखता है और इक्विलिब्रेशन से भी सीखता है। आगे पूछा है ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है? ईजिली एक्सप्लेन नहीं होता है। पहली बात, मल्टीपल कॉज होते हैं इसमें। आप मान लो मेरा बिहेवियर है तो मेरे बिहेवियर में मल्टीपल कॉज होंगे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है तो किसके भी क्या हज़ारों कारण हो सकते हैं, तो वो क्या है? मल्टीपल कॉज होते हैं। अनकॉन्शियस नहीं होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस से भी नहीं होता है, सोशल इन्फ्लुएंस से भी नहीं होता है। मैक्सिमम क्या होता है? मल्टीपल कॉज होते हैं। आगे पूछा है विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन फीलिंग। फीलिंग के ऊपर जो होती है वो होती है साइको एनालिसिस। कौन सी होती है? साइको एनालिसिस। इसके फादर कौन है? फ्रूड। ठीक है, गेस्टाल्टिज्म के फादर कौन है? वर्दिमर।
वर्दीमर ने एक कंसेप्ट दिया, इसको बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है? ये होता है मीनिंगफुल सेंसेशन। आपको क्वेश्चन आता है मीनिंगफुल सेंसेशन किसको बोलते हैं? जैसे मान लो आप किसी चीज़ को सेंस कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई लड़का लड़की खड़े हैं, आपको देख के सेंस करते हैं आपकी लड़का लड़की कैसे रिलेशन हो सकता है, तो वो क्या आपने सेंस किया, उसका कोई मीनिंग निकाला, वो क्या हो गया? आपका परसेप्शन हो गया। बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? वो है जे.बी. वाटसन। वो कौन है? जे.बी. वाटसन। जीन प्यादा ही बताया मैंने, फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। आगे पूछा है साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है। साइकोलॉजी क्या है? एक सोशल साइंस है। क्या है ये? सोशल साइंस है, क्योंकि सोसाइटी में हम इसको स्टडी करते हैं। आगे पूछा है एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस। बहुत फेमस है, ये किसने कहा था? ये कहा था स्टेनले हॉल ने। ठीक है, स्किनर ने क्या दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो भी याद रखना। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो रैट और पिजन के ऊपर किया गया था। रैट और पिजन के ऊपर किया गया, दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे अभी हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। ठीक है, ये हो गया। आगे पूछा है कि विच थ्योरी इज नॉट ए साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग की इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है, ये किसने दी है? इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? कॉग्निटिव फील्ड किसने दी है? पता होना चाहिए। कॉग्निटिव फील्ड जो थ्योरी दी है वो दी है कर्ट ल्यूइन ने। किसने दी है? कर्ट ल्यूइन ने। ये लर्निंग की थ्योरी है। ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग जो है इसके ऊपर चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। और ये दी किसने है? जो इंसाइटफुल लर्निंग दी है वो दी है कोहलर ने दी है। किसने दी है? कोहलर ने दी है। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी है? ये दी है स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने दी है। आगे आपको क्वेश्चन आता है विच आर फॉलोइंग थ्योरी एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट से जो थ्योरी रिलेटेड होती है वो है थ्रोनडाइक। थ्रोनडाइक की थ्योरी में लॉज ऑफ लर्निंग दिए गए थे। 3 लॉ थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये तीनों ला दिए थे, तो थ्रोनडाइक की थ्योरी में दिए गए थे। ये पेपर बड़ी बार क्वेश्चन आता है। थ्रोनडाइक की थ्योरी में याद रखना जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो कैट के ऊपर किया गया था और इसमें एक एक्सपेरिमेंट में एक पजल बॉक्स यूज़ किया गया था। तो क्वेश्चन आता है पजल बॉक्स कौन सी थ्योरी में यूज़ हुआ है? वो किया गया है थ्रोनडाइक की थ्योरी में। क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड किसने कहा था? वो कहा था एंडो ग्रीक फिलोसफर ने, एशियन ग्रीक फिलोसफर ने। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। ये किसने कहा था? तो ये कहा था फ्लेंडर ने। ये डेफिनेशन है। आगे पूछा है डिफेंस मैकेनिज्म कौन क्रिएट करता है? देखो, एक इड होती है, एक ईगो होती है, एक सुपर ईगो होती है। ठीक है, इड जो होता है वो किसके ऊपर काम करता है? इड करता है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम। ईगो जो होती है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और सुपर ईगो जो होती है वो मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। यानी कि मान लो एक इंसान होता है, इसके अंदर 3 आत्माएं हैं। जैसे मान लो इड होता है कि इंसान चाहता है मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे किसी से कोई लेना, कोई मरे रोए पिटे मुझे कोई मतलब नहीं है। सुपर ईगो बोलती है कि ये इन सबसे ऊपर भगवान टाइप आदमी। और ईगो क्या बोलती है कि रियलिटी में जियो जो। तो पेपर को कहता है ईड और सुपर ईगो के बीच में क्या होता है? ईड और सुपर ईगो में जो बैलेंस बनाता है वो बनाता है ईगो। क्या बनाता है? ईगो। तो ईगो क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। यानी मान लो आपसे कोई गलती हो गई, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? मान लो आपने एक टीचर हो, आपने क्या किया, लिखते लिखते कोई गलती कर दी, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे कि मैं चेक कर रहा था या मैं चेक कर रही थी कि आपने ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं, इसलिए मैंने गलत लिखा। चाहे आपने गलती की है लेकिन आप डिफेंस यूज़ कर रहे हो, डिफेंस अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये कौन क्रिएट करता है? ईगो क्रिएट करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे पहले कौन डेवलप होता है? तो जब बच्चा पैदा होता है उसमें क्या होता है? ईड होता है और लास्ट में कौन डेवलप होता है? सुपर ईगो डेवलप होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, अगर मान लो आपने किसी से छीन के खा लिया तो ईड आया। आपको कोई बाजार में जा रहे हैं, आपको 200 रुपये का नोट मिला, आपने नहीं उठाया क्योंकि दुनिया देख रही है, तो आप वो ईगो में आएंगे। सुपर ईगो क्या होती है कि आपको नोट दिखा, आपने नहीं उठाया क्योंकि आपको लगता है कि ये किसी का हो सकता है, मैंने क्यों उठाना, वो आपका आ जाएगा सुपर ईगो में। आगे पूछा है विच मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब देखो, स्पेशल नीड के लिए कौन सा मेथड होता है? केस स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं हम, केस स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मेन स्टेप बताया मैंने कंट्रोल कंडीशनल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक किसके लिए होती है?
ठीक है। ये टेक्निक होती है पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है। ऐसे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिए, क्वेश्चन आ जाता है, वो दिए थे आरबी कैटल ने। बहुत बार इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आता है, ये टेस्ट होते हैं। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो दिए थे वो दिए थे आरबी कैटल ने। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। बहुत सारे टेस्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएशन क्या होती है, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं एज ए टीचर इवैल्यूएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे की क्वालिटी भी चेक करते हैं कि पेपर में उसने लिखा क्या है, और क्वांटिटी भी चेक करते हैं कितना लिखा हुआ है। तो बोथ ए एंड बी। आगे पूछा है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, तो वो दी है पियाजे ने। पियाजे की थ्योरी में 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्कीमा, एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन स्कीमा का मतलब जब हमने किसी चीज़ को पहली बार देखा, हमारे दिमाग में उसका क्या बन गया, मेंटल स्ट्रक्चर। जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। मान लो आपने घड़ी देखी, घड़ी आपको दिख गई, आपके दिमाग पिक्चर बन गई कि ये घड़ी ऐसी होती है, तो आपका स्कीमा हो गया। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐड इन स्कीमा। मान लो आपने एक घड़ी और देख ली, मान लो एक घड़ी देख ली आपने डिजिटल वॉच, तो आपने बोला कि ये चीज़ भी घड़ी होती, तो वो क्या हो गया, आपका एसिमिलेशन हो गया। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्कीमा। क्या होता है, चेंज इन स्कीमा, यानी कि स्कीमा को क्या कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो। जब आपका काम चल नहीं रहा स्कीमा को चेंज करना, वो क्या कहलाता है, आपका एकोमोडेशन। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे ही आते हैं। आगे पूछा है द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जब आपको कोई चीज़ सिखाई जाए, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी कौन से बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ये जो दी थी वो दी थी अल्बर्ट बंदूरा ने। किसने दी थी, अल्बर्ट बंदूरा। इनका मानना था कि इंसान जो सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, जैसे सोसाइटी में होता है वैसे सीखता है, तो उसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मॉडलिंग भी बोलते हैं, और इसी को हम इमिटेशन भी बोलते हैं। तो याद रखना पेपर में आता है इमिटेशन, मॉडलिंग, ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये दिया था अल्बर्ट बंदूरा ने। अल्बर्ट बंदूरा मानता है कि आपको सिखाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, बच्चा जो है वो सोसाइटी को देख के आप ऑब्जर्व करता है और सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप शक्तिमान आ गया, शक्तिमान को देख के क्या करते हैं बच्चे, सभी शक्तिमान बनने लग पड़े। वो क्या है, उसने ऑब्जर्व किया और उसकी तरह बिहेव करने लग पड़ते हैं। ठीक है, आजकल क्या वो डोरेमोन, ये सब चीज़ें क्या है, ये ऑब्जर्व करते हैं इंसान और सीखते हैं। आगे पूछा है इन साइकोलॉजी केस स्टडी में हम किसके लिए यूज़ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरल कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, यानी कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। वो होता है हम केस स्टडी में यूज़ करते हैं। बच्चे का पूरी हिस्ट्री लेंगे, बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, बच्चे के पेरेंट्स कैसे हैं, उसके बाद बेसिस के ऊपर हम क्या निकालेंगे, उसकी हिस्ट्री बनाएंगे और उसके ऊपर केस स्टडी करेंगे और उसका बताएंगे इसका कारण क्या है। बच्चा अगर गाली दे रहा है स्कूल में तो क्यों दे रहा है, तो वो क्या है, उसका हम जनरल कंक्लूजन निकालते हैं बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, पर्सनल उसी बच्चे का ही निकालते हैं। ठीक है, आगे आया है साइकोलॉजी डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी। किसकी होती है साइकोलॉजी, जो होती है वो किसकी है, माइंड और बिहेवियर की स्टडी होती है। किसकी होती है, माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपका क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो आपको क्वेश्चन आता है कि साइके का मीन क्या होता है, तो है ना, साइके का मतलब होता है सोल होता है। साइके का मतलब होता है सोल होता है। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है। साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये दिया था रोडोल्फ गोकुल ने। किसने कहा था, रोडोल्फ गोकुल ने। इनकी एक बुक थी साइकोलॉजिया, इसमें उन्होंने ये वर्ड दिया था। किसने, कौन सा वर्ड दिया था, साइकोलॉजिया बुक में दिया था ये वर्ड पहली बार। आगे पूछा है द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन द स्टेज ऑफ, देखो फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड, ये जो थ्योरी है, ये शेम एंड प्राइड की जो स्टेज आती है वो आती है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी। साइकोसोशल थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी जो है वो किसने दी है, ये दी है साइकोसोशल थ्योरी जो है वो दी है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, साइकोसोशल थ्योरी जो है वो दी है, चलो कर लेंगे डिस्कस। उस थ्योरी में जो होता है बच्चा जब टॉयलेट ट्रेन हो जाता है तो वो होता है चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में अगर आ जाए तो वो क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी एरिक्सन ने। किसने दी थी, एरिक्सन ने। साइकोसोशल थ्योरी, इसमें उसने स्टेजेस बताई थी कि बच्चा इस स्टेज में ये चीज़ सीख लेगा, तो वो उसके हिसाब से उसने दिया था अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, शेम और प्राइड, यानी कि बच्चा अगर टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा तब तो वो प्राइड की भावना आ जाएगी। अगर वो टॉयलेट ट्रेन नहीं जाता है, अपने आप टॉयलेट नहीं जा पाता है, तो उसके अंदर एक शेम की भावना आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। आगे आया है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में क्या होता है,
आपको पता है अब पहले सीसी नहीं होता था, अब अभी हुआ है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या करते हैं हम, बच्चे की स्कूल की भी देखते हैं, स्कूल में बच्चा क्या कर रहा है, और को स्कूलिंग, यानी कि को स्कूलिंग, स्कूल के साथ साथ बच्चा क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है, गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या चीज़ें सीख रहा है, वो सब देखते हैं। उसमें क्या होता है, स्कूलिंग और को स्कूलिंग। आगे पूछा है लर्निंग के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या होती है। लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट भी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है कि टीचर की भी जरूरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होती है, डिज़ायर टू लर्न। जब आप सीखना चाहते हो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, आपके अंदर एक सीखने की जिलत चाहिए, कि आप चाहते हैं कि मैं सीखूंगा या मैं सीखूंगी, तभी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना नहीं चाहोगे तो आपको कोई भगवान नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपको मैंने बताया था लॉज ऑफ लर्निंग में पहला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ रेडनेस, यानी कि आप फिजिकली मेंटली रेडी होने चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नींद आ रही है, आपको किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, आप कहीं और जगह हो, तो आप नहीं सीख पाओगे। आपका माइंड जो होता है वो अटेंटिव होना चाहिए, और आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। सबसे ज़रूरी क्या है लर्निंग के लिए, डिज़ायर टू लर्न, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं होगी सीखने की तो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हु इज एफिशिएंट इन हिज वर्क इज मेंटली हेल्थी। जो इंसान क्या रह दिया है, जो इंसान अब मेंटली हेल्थी होता है उसको अपने काम को अच्छे से कर लेता है, सीधी सी बात है, कर लेता है वो। आगे पूछा है ओवर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड कोज अबनॉर्मल मेंटल हेल्थ, यानी कि बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करेंगे, बार बार बोलेंगे बच्चा यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना है, तो बच्चे के अंदर क्या ओवर प्रोटेक्टिंग से बच्चे मेंटल हेल्थ हो जाती है। ये भी सही बात है, ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए बच्चे को। टू मच कंपटीशन इन स्कूल कोजेज बेटर मेंटल, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी आप टीचर हो तो बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना कभी नहीं लेके आनी है। कंपटीशन की भावना एज ए टीचर कभी नहीं लेके आनी है। पेपर में ये हमारा एनसीए वगैरह बोलता है कि हम बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना कभी लेके नहीं आनी है, ये गलत है। द टीचर हु फील इनसिक्योर इन पुअर मेंटल हेल्थ, ए टीचर हु फील इनसिक्योर पुअर मेंटल हेल्थ, इसका मतलब जो इनसिक्योर फील करता है वो क्या होता है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, ये सही बात है। तो ये इसका आंसर होगा, क्या होगा ये इसका आंसर, कि बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना कभी नहीं लेके आनी है। आगे क्वेश्चन आया है, एक टीचर है जो क्या कर रहा है, बच्चे की पोटेंशियल जानना चाहता है, तो उसके लिए किसका नॉलेज चाहिए उसको। सीधी सी बात है, एजुकेशन साइकोलॉजी। आपको बीएड कर रहे हो, आपने टैट देना है, तो टैट के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाना है। आप बच्चों को तभी पढ़ा पाएंगे जब आप उसमें एजुकेशन, उसकी साइकोलॉजी समझ पाएंगे, बच्चा ये व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एजुकेशन psychology. Thank you for watching this video. If you like this, subscribe the channel. Thank you for the class.